हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इससे पहले इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सहजता पूर्वक पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आकर के सारा सिस्टम देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास की। ठीक है, तो उसी को आज हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे कि भारत का जो भी हमारा संविधान है उसका विकास धीरे धीरे कैसे होता है, तो ये सारा सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी में फिलहाल में आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी। आज हम इसमें इस चैप्टर को पूर्णतः कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में ऐसे कौन कौन सी बातों की चर्चा की थी कि जो भी सारा सिस्टम था हम इस चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ एक्टों की बात की थी जो कि 1857 की क्रांति के पहले जो भी हमारे एक्ट आते हैं उनको चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें पूर्णतः कंपनी का शासन होता है। ठीक है, एंड उसी के पश्चात में जब हमारा 1857 का विद्रोह होता है तो उसमें यार हम लोगों ने उसके पश्चात में ये देखा कि जो हमारा इंडिया का शासन था वो पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो इसके पश्चात जो हमारे एक्ट आते हैं उनको हम अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हम लोगों ने जो अध्ययन किया था पहले उन्हीं में से कुछ अधिनियमों की बात करते हैं कि कौन कौन से अधिनियम हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, देखते हैं इसी में सर्वप्रथम हम लोग 1857 के पश्चात की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसी में हम लोगों ने बात की थी 1858 का जो भी हमारा भारत सरकार अधिनियम था ये था एक। एंड इसके पश्चात में 1861 का अधिनियम आता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में 1892 का अधिनियम आता है अधिनियम। एंड इसी के पश्चात में 1909 का अधिनियम आता है अधिनियम, जिसको हम लोग इस अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, ये हो गया। एंड इसी के पश्चात में 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं, इस कारणवश हमको यार इनको माइंड में बड़े ही बेहतरीन तरीके से सेट करके रखना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, अधिनियम के नाम से जानते हैं। एंड इसी में जो लास्ट हम लोगों ने बात करनी है, लास्ट नहीं फिलहाल में 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम। एंड जो लास्ट अध्ययन करेंगे वो 1947 का अधिनियम था हमारा, इसकी भी बात आज हम कर ही लेंगे थोड़ा सा। तो इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं
जिसको स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, पढ़ना है। फिलहाल में 1857 की क्रांति के पश्चात में जब ब्रिटिश सत्ता के हाथों में या ब्रिटिश क्राउन के हाथों में इंडिया का शासन प्रशासन चलने लगता है, तो ब्रिटेन से जो भी हमारे एक्ट बनाए गए इंडिया के लिए, इंडिया को चलाने के लिए, उन्हीं को हम लोग इन अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम में हमको जो पढ़ना था, इससे पहले की क्लास में जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। यहां तक आई थिंक हम लोगों ने अपनी चर्चा को बरकरार किया था इससे पहले की क्लास में। ठीक है, बाकी आज जो हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में, वो बाकायदा करेंगे 1909 के अधिनियम से, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में 1919 का अधिनियम आता है, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में जो हमको अध्ययन करना है वो 1935 का अधिनियम, इसकी बात करेंगे। एंड जो लास्ट अध्ययन करेंगे वो 1947 का अधिनियम की बात करेंगे, जिसको हम लोग स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में यही सारे हमारे अधिनियम थे जिनकी हम लोगों ने कुछ की बात की थी, और कुछ का अध्ययन आज हम इस क्लास में बड़े ही बेहतरीन तरीके से करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो यार वो हमारा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसी में जो हमने बात करनी है, वो बात करनी है 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम पे अपनी बात हम स्टार्ट करते हैं, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इसमें सर्वप्रथम ये बात कही गई, इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया इंडिया के अंतर्गत, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार इस कारणवश कहा गया क्योंकि जब ये हमारा मतलब 1857 की क्रांति हो जाती है, तो इसके बाद सारे पद हमारे समाप्त कर दिए जाते हैं, और यहां से क्या हो जाता है कि भारत के लिए एक पूरे मतलब संपूर्ण भारत के लिए एक हमारे वायसराय की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जहां पे ये जो भी गवर्नर जनरल के पद होते हैं इनको समाप्त कर दिया जाता है, तो उसी में जो हमारे वायसराय थे उन्हीं की कार्यकारी परिषद भी एक तरीके से होती है। एंड उसी के पश्चात में एक भारत सचिव का भी पद बनाया जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस क्रम में क्या होता है कि मार्लो जो होते हैं, ये जो मार्ले थे ये ब्रिटेन में भारत सचिव के पद पर थे, अर्थात ये ब्रिटेन से ही भारत के संदर्भ में क्या कर रहे थे, भारत की देखरेख कर रहे थे, या भारत के संदर्भ में जितने भी सारे कार्य थे ये ब्रिटेन से बैठ करके पूरे इंडिया को क्या कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे। ठीक है, तो ये मार्ले ब्रिटेन में भारत सचिव थे इस समय, यानी 1919 का जब अधिनियम आता है। और ये जो मिंटो थे, ये मिंटो इस समय या इस अधिनियम के तहत क्या होते हैं कि इंडिया के अंतर्गत वायसराय के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो ये जो मार्लो थे, ये मार्लो आदेश देते हैं मिंटो को कि भारत में आप इनके अंडर में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो मार्लो के अंडर में ये हमारे मिंटो कार्य कर रहे थे, और ये उस समय भारत के कौन थे, वायसराय के पद पे नियुक्त थे। इस कारणवश ये जो हमारा अधिनियम आता है 1909 का अधिनियम, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या बातें कही गई या इसके अंतर्गत हमारे ऐसे कौन कौन से प्रमुख बातों का ध्यान रखा गया, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए इस अधिनियम के द्वारा कि भारत में हमारा ब्रिटिशों की जो पकड़ है वो और मजबूत हो सके, और ज्यादा से ज्यादा दिनों तक वो अपनी सत्ता को, यानी ब्रिटिशर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक क्या हो सके, भारत पे अपनी सत्ता को स्थापित कर सके और मजबूत हो सके उनकी सत्ता। ठीक है, तो इसमें क्या बातें बोली गई उसको देखते हैं।
इसमें ये बोला गया कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1861 का अधिनियम, यानी इसमें ये बोला गया था कि इससे पहले हमारे विधानमंडल की व्यवस्था नहीं थी, यानी जो भी हमारे राज्यों में विधानमंडल देखने के लिए मिलता है तो पहले ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1861 का हमारा अधिनियम आता है तो विधानसभा की हमारी क्या हो जाती है, व्यवस्था कर दी जाती है। ठीक है, तो ये 1909 में इसी विधानमंडल की व्यवस्था को और शक्ति प्रदान की गई, इसका विस्तारीकरण किया गया। किसमें? 1909 के अधिनियम में क्या बोला गया कि जो भी हमारा विधानमंडल होगा इसकी शक्ति में, किसमें? शक्ति में और आकार में क्या की गई? वृद्धि की गई। वृद्धि की गई किस अधिनियम के द्वारा? ये 1909 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये बात की गई और ये हमारा 1861 के अधिनियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहां पे केवल स्थापना टाइप में होती है और यहाँ पे थोड़ा सा उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें ये बोला गया कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा 1892 का अधिनियम, इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी हमारी केंद्रीय विधान परिषद है उसमें क्या किया गया था कि जो भी हमारा वार्षिक बजट पेश होता था विधान परिषद में, उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार या बहस करने का अधिकार भारतीयों को 1892 के अधिनियम के द्वारा दे दिया गया था। इससे पहले किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का अधिकार या बहस करने का अधिकार ये भारतीयों को प्राप्त नहीं था। लेकिन जैसे ही 1892 का अधिनियम आता है इसमें इन सारी चीजों को देखते हुए ये अधिकार भारतीयों को प्राप्त करवा दिया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी प्रश्न पूछने का अधिकार और बहस करने का अधिकार, इसमें भी थोड़ा सा रियायत दी जाती है भारतीयों को और उसमें भी वृद्धि देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा और वृद्धि हो जाती है। तो एक प्रकार से बोले जिस तरह के सुधार या जिस तरह के नियम कानून हम इससे पहले के अधिनियम में पढ़ चुके हैं, जस्ट सेम उसी प्रकार का अधिनियम हमारा 1919 का अधिनियम है जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें केवल उनके दायरे, उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब विधानमंडल में शक्ति वगैरह इसकी वृद्धि हो जाती है तो जो हमारी सीटें थी उन सीटों में भी वृद्धि हो जाती है। यानी विधानमंडल में जो भी हमारी सीटें थी उन सीटों की संख्या थोड़ा सा बढ़ा दी जाती है और भारतीयों को भी क्या किया जाता है, उनमें अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है 1909 के अधिनियम के द्वारा। और इसके पश्चात में क्या किया गया? इसके पश्चात में ये किया गया कि सार्वजनिक जो भी हमारे मुद्दे होंगे, यानी इसी अधिनियम के तहत एक बात ये बोली गई कि जो भी हमारे सार्वजनिक मुद्दे होंगे यानी जो भी हमारे जनता के हितों से जुड़े हुए जो भी ऐसे कार्य होंगे जो जनता से रिलेटेड होंगे, वो भी भारतीयों से रिलेटेड, क्योंकि ये सारे एक्ट हमारे भारत में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि सार्वजनिक बहस के मुद्दे या जो भी जनता के हितों से जुड़े हुए जो भी मामले होंगे उसमें भी भारतीयों को क्या दी गई? रियायत दी गई या उनके अधिकारों को बढ़ा दिया गया, सीमित अधिकारों के साथ नहीं रखा गया। ठीक है, इससे पहले फिर से हम वही बात बोलेंगे, रिकॉल करते हैं कि 1892 के अधिनियम में जैसे ही हमारा प्रश्न पूछने का अधिकार, बहस करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो इसी प्रकार से हमारे प्रश्न पूछने का अधिकार सार्वजनिक मुद्दों में भी ये अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, थोड़ा सा सेट करके रखना है माइंड में, जो कि सारा सिस्टम हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझेंगे भी। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा ये बात भी बोली गई तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में एक बात और बोली गई इस अधिनियम के द्वारा, क्या बोली गई कि जो भी हमारे मतलब एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे कि एक प्रकार से ये बोला गया कि चुनाव पद्धति में या निर्वाचन पद्धति में
पृथकीकरण कर दिया गया। किसका पृथकीकरण किया गया? यानी निर्वाचन पद्धति में पृथकीकरण किया गया। निर्वाचन पद्धति में या निर्वाचन के लिए या चुनाव के लिए पृथकीकरण किया गया। पृथकीकरण किया गया। पृथकीकरण से क्या तात्पर्य है कि पृथक्करण के आधार पर मुस्लिमों के लिए बेसिकली सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए चुनाव पद्धति में जो सीटें आरक्षित की गई वो सर्वप्रथम इसी 1909 के अधिनियम के तहत आरक्षित की गई। इससे पहले मुसलमानों के लिए किसी भी प्रकार की सीटें आरक्षित नहीं की गई थी चुनाव के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सुधार या ये अधिनियम आता है तो इसमें मुस्लिमों के प्रति जो भी हमारी निर्वाचन की पद्धति होती है या जो भी हमारा निर्वाचन का पृथकीकरण होता है वो इसी के आधार पर कर दिया जाता है। और इस सुधार को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, यानी सांप्रदायिकता वाला, एक प्रकार से बोले तो सांप्रदायिकता वाला अधिनियम के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे कि 1909 के अधिनियम को हम लोग सांप्रदायिकता वाला अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। सांप्रदायिकता वाला अधिनियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार जैसे ही ये निर्वाचन पद्धति का पृथकीकरण होता है, मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं, तो अंग्रेजों की एक नीति थी। इसके पीछे अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी, एक नीति थी। क्या नीति थी? नीति ये थी कि उनका एक कहना ये था कि फूट डालो शासन करो। ये वर्ड सुना होगा या ये सेंटेंस सुना होगा, ठीक है। तो इसी नीति को अपना करके वो इंडिया में इतने सालों तक राज कर पाए। इसका तात्पर्य क्या है फूट डालो शासन करो का? कि निर्वाचन पद्धति का ये पृथकीकरण इसलिए किया गया कि ये लोग हिंदुओं को अलग और मुस्लिमों को अलग, इन दोनों के बीच में पृथकीकरण कर दिया गया, टकराववाद पैदा कर दिया गया, जिससे कि इंडिया के अंतर्गत हिंदुओं की स्थिति अलग हुई, मुस्लिमों की स्थिति अलग हुई। निर्वाचन पद्धति में भी और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दोनों की पद्धतियों में बंटवारा हो गया। तो इनका इसीलिए यही नारा ये लोग देते थे कि फूट डालो और शासन करो, ठीक है। जिस कारणवश इतने सालों तक अंग्रेज क्या कर पाए, भारत पे अपनी सत्ता को स्थापित कर पाए और उनकी जो शासन की नीति थी वो और मजबूत होती चली गई इन अधिनियमों के माध्यम से, ठीक है। और ये भी बोला गया कि डिवाइडेशन हमारा कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। तो ये था हमारा 1919 का अधिनियम, जिसके द्वारा कुछ हमारे प्रमुख ऐसे नियम और कानून इंडिया के अंतर्गत बनाए गए ब्रिटेन से ही, जो कि अंग्रेजों की सत्ता को और मजबूत बनाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसी में 1919 का अधिनियम। क्या बात करते हैं? 1919 का अधिनियम। इसकी बात करते हैं कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया। इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इस समय 1919 में ये जो मॉन्टेग्यू होते हैं ये हमारे ब्रिटेन में भारत सचिव के पद पे होते हैं, और ये जो चेम्सफोर्ड होते हैं ये इंडिया में एज अ वायसराय कार्य कर रहे होते हैं। तो मॉन्टेग्यू जैसे ही हमारे नियम कानून इंडिया के संदर्भ में बनाते हैं वो चेम्सफोर्ड को पता चलता है, और चेम्सफोर्ड उसको एज अ एक्ट, एज अ अधिनियम उसको क्या करते हैं कि इंडिया में लागू कर देते हैं। इसी कारणवश इन दोनों को ही मिलाकर के एक नाम दिया गया, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा अधिनियम था? तो ये था हमारा 1919 का अधिनियम, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हमारी बोली जाती हैं, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा हमारे कौन कौन से ऐसे नियम कानून भारत के प्रति बनाए गए जिसमें अंग्रेजों की जो सत्ता थी या अंग्रेजों की जो हुकूमत थी वो और मजबूत हो सकी, ठीक है। तो देखते हैं इसी में जो भी हमारा 1919 का अधिनियम होता है
वो क्या होता है। 1919 के अधिनियम में ये बोला गया, ये भी हमारा सेम इसी प्रकार जैसे इसके पहले हम लोग अधिनियम पढ़ चुके हैं, जस्ट सेम ये भी हमारा उसी प्रकार का अधिनियम होता है, केवल थोड़ा बहुत चेंजमेंट इसमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, 1919 के अधिनियम में ये बोला गया कि इससे पहले हमारे विधानमंडल की स्थापना होती है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इससे पहले इंडिया के अंतर्गत जो भी राज्य में आज हम वर्तमान की स्थिति में देख रहे हैं कि विधानमंडलों में, राज्य में जो विधानसभा, विधान परिषद है हमारी, ये पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये हमारा सब कब आया, 1909 के अधिनियम में। जस्ट उसी प्रकार से हमारी केंद्र स्तर पर भी अभी तक दो सदनीय व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। यानी जैसे कि हम लोग आज वर्तमान की स्थिति में देख रहे हैं कि केंद्र स्तर पर हमारी संसद है, संसद में दो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, या जिनको हम लोग उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से जानते हैं। यह व्यवस्था हमारी क्या नहीं थी कि इससे पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही 1919 का अधिनियम आता है, इस अधिनियम में ये बात स्पष्ट तौर पे बोल दी गई कि हमारा अब इंडिया के अंतर्गत दो सदनीय व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रावधान किया जाएगा। किसके अंतर्गत, 1919 के अधिनियम द्वारा, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि पहली बार दो सदनीय व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया, प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले ये व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो इसको भी हमने याद रखना है। दो सदन कौन कौन से, तो एक को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, या दो सदन के पश्चात में हम यहाँ पे संसद लिखते हैं, और संसद में दो हमारे होते हैं जिसको हम लोग राज्यसभा एंड दूसरे को हम लोग लोकसभा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी व्यवस्था कर दी गई कहां पे, पहली बार ये व्यवस्था अगर इंडिया में सुचारू रूप से लागू होती है तो वो 1919 के अधिनियम द्वारा क्या होती है, सुचारू रूप से संचालित करवा दी जाती है। किसके द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इन दोनों के द्वारा। ठीक है, जिसमें राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, उच्च सदन, एंड लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, काउंसिल ऑफ असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो भी सारा सिस्टम था, ये पहली बार ये प्रावधान कब किया गया, 1919 के अधिनियम में। और यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं यार, शुरुआत से क्लास अटेंड किए होंगे इंडियन पॉलिटी की, तो इस चैप्टर का नाम ही है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। संविधान में क्या होता है, संविधान ने हमारी संसद को अपनाया है, अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, जिसमें हमारे दो सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा होती है। तो इसका विकास धीरे धीरे भारत में कैसे होता है, यही तो हम इस चैप्टर से पढ़ रहे हैं। यही हम शुरुआत से इस चैप्टर में बात ही कर रहे हैं कि भारत में संविधान का विकास हमारे कैसे होता है। तो ये हमारी संसद का विकास, संसद में क्या होता है, बहुमत द्वारा निर्णय पारित होता है, संसद में होती है बहुमत की सरकार। संसद में अगर कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो भी बहुमत के आधार पे ही होता है। इस पूरे चैप्टर का यही सार है कि हमारे जो भी संसद है या जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसका विकास धीरे धीरे कैसे होता है, यही इस चैप्टर का संपूर्ण सार है हमारा। ठीक है, इसका विकास कैसे होता है, तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पूर्ण रूप से संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया, और पहली बार संसद अगर देखने के लिए मिलती है भारत में तो वो 1919 के अधिनियम में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में क्या किया गया कि उस समय क्या किया गया, राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या थी उसको फिक्स कर दी गई, यानी 60 सदस्य हमारे, जिस समय राज्यसभा का या संसदीय व्यवस्था निर्मित की गई थी उस समय यहाँ पे कितने सदस्य थे, 60 सदस्य थे, यानी 60 सदस्यों का यहाँ पे पद्धतिकरण किया गया। और लोकसभा में 144 सदस्यों का गठन
किया गया था उस समय स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, पकड़ करके रखना है और बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। एंड इसी के पश्चात में इतने सारे जब हमारे सुधार हो जाते हैं इंडिया में, तो इंडिया के अंतर्गत इसी अधिनियम में हमारा एक और बदलाव किया जाता है, एक परिवर्तन और आता है कि सारे प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू कर दी जाती है। अब ये द्वैत शासन प्रणाली क्या होती है, इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। मैंने शुरू में ही बोला था कि इस चैप्टर को हम आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ेंगे, तो इस क्लास को देखिएगा तो बड़े ही एकाग्रता के साथ में और बेहतरीन रूप से देखिएगा, जिससे कि अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहां पे केवल और केवल हमारा रिवीजन होना चाहिए, ना कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। सेम चैप्टर होगा हमारा। तो इसमें ये बोला गया, क्या बोला गया 1919 के अधिनियम में कि यहाँ पे द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में क्या की गई, लागू की गई। द्वैत शासन प्रणाली क्या होती है, यानी इसके अंतर्गत, यानी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली क्या की गई, प्रांतों में लागू की गई। प्रांतों अर्थात प्रदेश में लागू की गई। ये केंद्र स्तर पे नहीं था, अभी आगे चल के हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। द्वैत शासन से क्या तात्पर्य है, द्वैत शासन से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारी शक्ति था या जो शासन था उसका डिवाइडेशन कर दिया गया प्रांतों में, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो सत्ता को डिवाइड कर दिया गया। वैसे भी हमारा शासन की जो व्यवस्था थी वो दो प्रकार से चला करती थी, पहले हमारा अंग्रेजों के टाइम में, आज भी दो प्रकार से ही चलती है, ठीक है। तो दो प्रकार से चलती थी, कौन कौन सी, कि एक हमारे वायसराय जो थे, इस समय वायसराय की हमारी एक कार्यकारी परिषद हुआ करती थी या एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें वो वायसराय अपने ही व्यक्ति को स्वयं चुनते थे या मनोनीत करते थे। वर्तमान स्थिति से कंपैरिजन करें तो अगर पॉलिटी इससे पहले पढ़ी होगी तो बेटर है, नहीं पढ़ी होगी तो हम इस क्लास के अंतर्गत इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि दोबारा पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें क्या बोला गया कि वर्तमान में जैसे हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी क्या करता है कि विधानमंडल में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, अपने सदस्यों को, यानी उनके सीटें फिक्स होती हैं, राष्ट्रपति केवल उन्हीं को मनोनीत करेगा। तो ये हमारी प्रणाली जो है ये प्राचीन समय से अर्थात अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। इसी को तो हम संवैधानिक विकास बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एक हमारी ये हो गई। एंड दूसरी हमारी शासन व्यवस्था ये थी कि दूसरी शासन व्यवस्था ये होती है कि विधानमंडलों में जो भी हमारे चुनाव पद्धति के द्वारा हमारे जो भी सदस्य हैं वो यहाँ पे चुन करके आते हैं। तो इन दो तरीकों से हमारी शासन व्यवस्था अंग्रेजों के समय में चलती थी। तो इसी को हम लोग द्वैत शासन या एक प्रकार से बोले तो द्वैत शासन जो भी था, यहाँ पे शक्तियों का डिवाइडेशन होता था और इनमें शक्तियों का डिवाइडेशन होता था तो जो कार्य होते थे उनको भी डिवाइड किया गया दो प्रकार से। कौन कौन से, द्वैत शासन के अंतर्गत जब शक्तियों का बंटवारा हुआ तो दो प्रकार से हमारे कार्यों का भी बंटवारा किया गया। किस अधिनियम के द्वारा, ये किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। क्या बोला गया कि एक हमारा हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय पर एक हमारा ये बोला गया कि एक हमारी इस पर कार्य होगी एंड दूसरा जो हमारा कार्य किया गया वो हस्तांतरित के साथ में एक हमारा आरक्षित विषय हो गया। आरक्षित विषय पर ये इन दो मतलब द्वैत शासन में इन दो प्रकारों से कार्यों को भी संचालित करने का प्रयास किया गया जैसे ही शक्तियों का डिवाइडेशन होता है। अब यार ये हमारा हस्तांतरित विषय क्या होता है एंड ये जिसको बोले आरक्षित विषय क्या होता है। तो इसमें यार हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो आरक्षित विषय होता है इसमें ये जो हमारे इंडिया के वायसराय थे इन्होंने अपने अंडर में मेन कार्यों को अपने थ्रू करवाने का प्रयास किया, उसी को हम लोग
आरक्षित विषय बोलते हैं। जैसे जैसे कि राजस्व वसूलना हो गया, टैक्स वगैरह हो गया, पैसे से जुड़ा हुआ जो भी सारा मुद्दा हो गया, ये सारे इंडिया का जो भी हमारा वायसराय था उस समय, ये स्वयं के द्वारा ये सारे कार्य करता था और इन सारे कार्यों में इनका जो सहयोग करती थी वो इनकी मंत्रिपरिषद या इनकी कार्यकारी जो परिषद थी, इन्हीं के माध्यम से ये सारे आरक्षित विषय करते थे स्वयं में। ठीक है, तो ये होता है हमारा आरक्षित विषय। एंड दूसरा था हमारा हस्तांतरित विषय। ये हस्तांतरित विषय क्या होता है? हस्तांतरित विषय से तात्पर्य ये होता है कि इसमें कुछ लोकल विषयों को या लोकल कार्यों को रखा गया, जो कि हमारे भारतीय सदस्य थे इनके मंत्रिपरिषद में, उनके द्वारा कुछ हमारे कार्य किए जाएंगे, उनको हम लोग हस्तांतरित विषय के नाम से जानते हैं। और जैसे आज वर्तमान की स्थिति में हम लोग बात करें तो मोदी जी हैं, जैसे उनकी हमारी मंत्रिमंडल है, जिनके द्वारा वो कुछ कार्य तो स्वयं करते हैं मोदी जी, और कुछ कार्य अपनी मंत्रिपरिषद के द्वारा करवाते हैं, जिनमें वो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे हमारा रेल मंत्री अलग हो गया, कपड़ा मंत्री अलग हो गया, वित्त मंत्री अलग हो गया। तो इस प्रकार के जो भी सारे हमारे मंत्री होंगे, उनके द्वारा हमारे कार्य कहां पे करवाया जाने लगा? हस्तांतरित विषयों पर। जैसे सड़कों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो गया तो वो सारे हस्तांतरित विषय पे आएंगे। इस प्रकार से जितने भी चिकित्सा से जुड़ा हुआ जो भी सारा मुद्दा हो गया, इस प्रकार से छोटे मोटे मामले या जो भी हमारे लोकल मामले होंगे वो हस्तांतरित विषय में दे दिया गया। इन दो माध्यमों से कार्य होता था द्वैत शासन प्रणाली में। इसी प्रकार से शक्तियों का डिवाइडेशन कर दिया गया। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। और क्या चेंजमेंट हुआ उसको थोड़ा सा देखते हैं कि 1919 के अधिनियम में और परिवर्तन क्या होता है, या ऐसे कौन कौन से ऐसे नियम और कानून हमारे बनाए जाते हैं भारत के अंतर्गत, जिससे जो भी हमारे एक प्रकार से बोले तो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सत्ता और धीरे धीरे मजबूत होती चली गई और वो 200 से 250 सालों तक इंडिया पे क्या कर सके? बड़े ही बेहतरीन तरीके से राज कर सके। ठीक है, उनका एक ही मकसद था, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। देखते हैं इसी में और जो बात बोली गई, क्या बोली गई कि 1919 के अधिनियम में और क्या परिवर्तन होता है इंडिया में। और ये परिवर्तन होता है कि इससे पहले या इस अधिनियम से पहले हमारा किसी भी प्रकार का हमारे मतलब जो चुनाव होता था या जो पद्धति होती थी, चुनाव पद्धति, जो कि 1892 के अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हमारे की गई थी। ठीक है, तो उस पद्धति में अभी तक जो चुनाव होता था वो हमारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था। लेकिन जैसे ही ये हमारा 1919 का अधिनियम आता है तो इस अधिनियम के द्वारा ये बोला जाता है कि अब जो इंडिया में चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जनता सीधे तौर पे वोटिंग करती है और अप्रत्यक्ष रूप से जनता वोटिंग नहीं करती है। फिर कौन वोट करता है यार? प्रत्यक्ष रूप में हमारे जैसे चुनाव आ जाते हैं जो कि जिसमें जनता सीधे तौर पे वोटिंग करती है, और एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव हमारे ऐसे होते हैं जैसे सांसदीय और विधायकी का चुनाव होता है, तो इसमें हमारे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और प्रधानमंत्री वगैरह का चुनाव होता है, राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव होता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जो भी हमारे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए, यही जनता के प्रतिनिधि जा करके संसद में अपनी पूरी कमेटी तैयार करते हैं और अपनी आपसी राय मशविरा से या बहुमत जिसकी ज्यादा होती है उसी के बहुमत के आधार पे जो भी हमारा कमेटी का हेड होगा तो इन सदस्यों के द्वारा उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। यही हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है,
तो ये दोनों जो पद्धतियां थी, यानी प्रत्यक्ष चुनाव हमारा इस पद्धति के द्वारा, इसको भी हमारा लाया गया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। और एक बात इस अधिनियम के द्वारा और बोल दी गई कि अभी तक इंडिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। अब इस 1919 के अधिनियम में क्या कर दिया गया कि जैसे ही ये अधिनियम हमारा आता है भारत के अंतर्गत, तो इसमें ये प्रावधान भी किया गया कि अब इस अधिनियम के पश्चात में महिलाओं को भी वोटिंग करने का क्या किया गया, अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी में थोड़ी सी एक बात और करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि पृथक निर्वाचन का मुसलमानों का या मुस्लिमों के प्रति पृथक निर्वाचन के आधार पर हमारी सीटें आरक्षित की गई थी। तो वहां पे मुस्लिमों के प्रति था केवल, और यहाँ पे एक हमारा और कर दिया जाता है सिखों के प्रति भी, यानी इंडिया में जो भी हमारे सिख होंगे, सिखों के प्रति भी क्या हो गया, जो भी निर्वाचन पद्धति होगी ये उनके आधार पे होगी, और मुसलमानों के प्रति तो आरक्षित थी ही। ठीक है, तो यहां से एक बात और याद रखने वाली है, यहाँ एक तथ्य इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों की जो नीति थी वो थोड़ा सा और मजबूत हो जाती है। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे हिंदू और मुस्लिमों को तोड़ने का प्रयास किया गया भारत में, और यहाँ पे आकर के उनको और ज्यादा तोड़ दिया गया। यानी अभी तक केवल हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बंटवारा करवाया गया, यहाँ पे आकर के सिखों के मध्य में भी क्या कर दिया गया, बंटवारा करवा दिया गया। तो जिससे ये पता चलता है कि अंग्रेजों की जो नीति थी वो और मजबूत होती चली गई, उनका फंडा और क्लियर होता चला गया कि बार बार वो यही बोलते थे फूट डालो और शासन करो, इंडिया में जो भी सारे लोग हैं उनका पृथकीकरण करते रहो और यहाँ पे अपनी सत्ता को मजबूत बनाते रहो। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी सत्ता धीरे धीरे और मजबूत होती चली गई। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये अधिनियम हमारा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी हमने याद रखना है। ये था हमारा 1919 का कुछ प्रमुख अधिनियम, जो कि इसमें कुछ ऐसे नियम और कानूनों को बनाया गया ब्रिटेन के द्वारा, जो कि भारत के संदर्भ में ये सारे अधिनियम कार्य कर रहे थे, जो कि इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमारे भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है। ठीक है, इसके पश्चात में बात करते हैं 1935 का अधिनियम। क्या बात करते हैं, 1935 का अधिनियम। ये अधिनियम थोड़ा सा हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये अधिनियम इस कारणवश महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पे ये बात बोली गई इस अधिनियम के द्वारा कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। ये बात हमको याद रखनी है, किसका किया गया, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया या अखिल भारतीय स्वरूप का निर्माण किया गया। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये है, अखिल भारतीय संघ से तात्पर्य हमारा ये है, अखिल भारतीय संघ ये हमारे अगर अनुच्छेद संविधान में बात करें तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अखिल भारतीय संघ की हमारी क्या होती है, स्थापना होती है, जिसके अंतर्गत हमारे प्रशासनिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग याद रखेंगे। इसमें ये बोला गया कि जो हमारा इंडिया है अर्थात भारत है, ये भारत सभी राज्यों को मिला करके एक हमारा संघ है, यानी सारे राज्यों को मिलाने के पश्चात ही ये हमारे पूर्ण रूप से इंडिया का निर्माण होता है। इस बात को सर्वप्रथम अगर अंग्रेजों के द्वारा माना गया तो वो 1935 के अधिनियम द्वारा ये मतलब व्यवस्थित रूप से बोल दिया गया कि सारे राज्यों को मिलाने के पश्चात ही हमारे भारत का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही हमारे अखिल भारतीय संघ का क्या है, पूर्ण रूप से ये बात बोल दी गई। और इसके पश्चात में क्या बोला गया, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। और ये बात बोली गई इसी में कि 1935 के अधिनियम में और क्या बात बोली गई
कि इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इससे पहले हम लोगों ने 1935 के पहले, इससे पहले 1935 के पहले हम लोगों ने 1919 का अधिनियम पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी, ये बात की थी, क्या बात की थी कि एक प्रकार से जो भी सारा सिस्टम था हमारा कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो जाता है, ठीक है। तो उस द्वैत शासन को 1935 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया जाता है पूर्ण रूप से, यानी अब प्रांतों के लेवल पे या राज्यों के स्तर पे शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा। तो पूर्ण रूप से यहाँ पे दो बातें बोली जाती हैं इस अधिनियम के द्वारा 1935 में, यानी प्रांतों में द्वैत शासन पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एंड दूसरा ये जो हमारा मतलब द्वैत शासन प्रणाली थी ये केंद्र स्तर पे लागू कर दी गई। केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली ये हमारी लागू कर दी गई। तो ये दोनों बातें कब बोली गई, 1935 के अधिनियम में, ठीक है। और जैसे ही प्रांतों से द्वैत शासन प्रणाली हमारी समाप्त हो जाती है तो प्रांतों को पूर्ण रूप से खुली छूट मिल जाती है या इनको स्वतंत्र कर दिया जाता है कि अब जो ये राज्य है ये अपने मन मुताबिक अपने जो भी सारे कार्य हैं अपने राज्यों में कर सकते हैं। इससे पहले ये हमारा प्रावधान नहीं किया गया था। सारे जो राज्य थे वो हमारे मतलब अंग्रेजों के गुलाम टाइप में थे, तो वो उन्हीं के आधार पे उन्हीं के कहे अनुसार या उन्हीं के द्वारा जो रूल्स नियम कानून बनाए जा रहे थे उन्हीं के अनुसार कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही द्वैत शासन प्रणाली समाप्त होती है तो इस द्वैत शासन प्रणाली के समाप्त होने से ही राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने मन मुताबिक अपने राज्यों में अच्छे से या अच्छे ढंग से या बेहतरीन रूप से अपने कार्य करने लगते हैं राज्यों के प्रति। इसी को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा द्वैत शासन की प्रणाली थी प्रांतों से समाप्त करके केंद्र स्तर पे द्वैत शासन प्रणाली हमारे लागू कर दी गई। ये बात कब बोली गई, तो 1935 के अधिनियम में ये बात बोल दी गई। और इसी के पश्चात में और जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो और जो हमारा परिवर्तन होता है 1935 के अधिनियम में वो ये होता है, क्या होता है 1935 के अधिनियम में ये होता है कि अभी तक इससे पहले हमारी किसी भी प्रकार के शक्तियों का बंटवारा नहीं था। लेकिन यहाँ पे आकर के 1935 के अधिनियम में कुछ हमारी अनुसूचियां बनाई गई जिनमें उन अनुसूचियों के माध्यम से हमारे कार्यों को भी डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे अनुसूचियों की व्यवस्था की गई, जैसे अनुसूचियों की व्यवस्था की गई। और इन अनुसूचियों में हमारी 3 प्रकार की अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। कौन कौन सी, पहली थी हमारी केंद्र सूची एंड दूसरी थी हमारी राज्य सूची एंड तीसरी थी हमारी समवर्ती सूची। तो इन सूचियों का प्रावधान अगर सर्वप्रथम देखने के लिए मिलता है तो वो 1935 के अधिनियम में देखने के लिए मिल जाता है। और इन्हीं सूचियों के माध्यम से जो भी हमारे कार्य होते हैं उनका बंटवारा भारत में कर दिया गया कि केंद्र जो है हमारी वो कौन कौन से कार्य कर सकती है और किस प्रकार के कार्य कर सकती है, राज्य जो है हमारे वो किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। और समवर्ती सूची से तात्पर्य ये है कि केंद्र और राज्य ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कर सकते हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो इन तीनों सूचियों का प्रावधान सर्वप्रथम अगर किया जाता है तो वो किया जाता है 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में जो और बात बोली गई
वो ये बात बोली गई कि जो भी हमारा संघीय न्यायालय है, यानी इसी 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय है, इसकी सर्वप्रथम स्थापना की गई। संघीय न्यायालय से तात्पर्य यही है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। और कहां पे की गई? दिल्ली में की गई। ठीक है। एंड इसी के पश्चात में एक हमारे संघीय बैंक की भी स्थापना की गई, अर्थात केंद्र स्तर पे एक हमारा न्यायालय होगा, उसकी स्थापना की गई भारत में। और एक हमारा बैंक होगा जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। तो ये आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो ये होती है 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। एंड यार इसी के पश्चात में जो भी सारा सिस्टम होता है, 1935 का अधिनियम इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है इंडियन पॉलिटी में। इस भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो 1935 का अधिनियम इसी कारणवश महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी के संदर्भ में अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स जो हुकूमत थी वो यार क्या करते हैं, उनकी एक ही नीति होती है कि जो भी सारे ये अधिनियम वो लोग लाते हैं, उनका मकसद यही था बेसिकली राज करने का इंडिया के अंतर्गत। उनको या उनके द्वारा किसी भी प्रकार का या लाभ हो सके इंडिया में, या इंडिया के जो व्यक्ति हैं उनका विकास हो सके, इस वजह से ये सारे अधिनियम ब्रिटिशर्स नहीं लाते हैं। वो इस कारणवश इन सारे अधिनियमों को भारत के अंतर्गत इस कारणवश लाते हैं कि हमारी सत्ता ज्यादा दिनों तक बनी रह सके, हम ज्यादा से ज्यादा दिनों तक भारत पर शासन कर सकें। इसी उद्देश्य से इन सारे अधिनियमों का प्रावधान किया गया या इंडिया के संदर्भ में लाए गए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनेगा, तो क्या जो भारत के संदर्भ में ये सारे कार्य इन अधिनियमों के द्वारा किए जा रहे थे अंग्रेजों के माध्यम से, क्या ये सही नहीं थे कि उन्होंने बैंकों की भी स्थापना करवा दी, न्यायालयों की स्थापना करवा दी, द्विसदनीय व्यवस्था भारत के संदर्भ में बना दी? तो वो ऐसा नहीं है कि भारत के संदर्भ में कार्य नहीं करते थे, कार्य करते थे, लेकिन इन अधिनियमों के कारणवश या इन अधिनियमों के माध्यम से भारत के संदर्भ में अंग्रेज जो कार्य कर रहे थे वो मतलब अच्छे थे, लेकिन ज्यादा अच्छे नहीं थे। अगर हम कार्यों की तुलना करें तो यार ज्यादा अच्छाई वाली चीज नहीं थी इन अधिनियमों के द्वारा, ज्यादातर बुराइयों वाली चीज ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा अच्छे से या ज्यादा कड़ाई वाले या इस प्रकार के अच्छे अच्छे कार्य करने लगते इंडिया में, तो उनका शासन ज्यादा दिनों तक इंडिया में चल नहीं पाता। वो लोगों को अपने इशारे पे कार्य नहीं करवा पाते, लोग एकदम से निडर होकर के रहने लगते जो भारतीय थे। तो इस कारणवश ज्यादा अच्छे कार्य इन अधिनियमों के द्वारा नहीं करवाए गए, लेकिन उतने बेहतरीन तरीके से नहीं करवाए गए। कुछ बहुत कार्य हमारे करवा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ज्यादातर जो चीजें थी ये 1935 के अधिनियम में यही थी कि ज्यादातर बुराइयों वाली चीज ज्यादा थी 1935 के अधिनियम में। और इन्हीं सारे अधिनियमों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अपने स्वयं का एक नारा भी दे दिया। क्या नारा दे दिया? उन्होंने ये बोला कि ये जो भी सारे अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा भारत के संदर्भ में बनाए जा रहे हैं, इनको अगर मैं अपने शब्दों में बोलना चाहूं तो पंडित नेहरू जी ने कहा कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। इससे क्या तात्पर्य हुआ? कि इससे तात्पर्य ये हुआ कि इन अधिनियमों के द्वारा, यानी ये जो अधिनियम लाए गए इनको इन्होंने ब्रेक बनाया, यानी इन्होंने ये कहा कि इस मतलब से व्यवस्था में ब्रेक तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंजन का ही पता नहीं है कि कौन सा कार्य किसके लिए कराया जा रहा है और कितने बेहतरीन रूप से करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पंडित नेहरू जी का कहना था। तो इन्हीं सारे अधिनियमों के साथ में ये हमारा 1935 का अधिनियम भारत के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा लाया गया, जो कि बेहतरीन रूप से चलाया भी जा सका। तो इन सारी चीजों को हमको 1935 के अधिनियम में
याद रखनी है। बात करते हैं 1947 का अधिनियम, जो कि हमारा लास्ट अधिनियम होगा। 1947 के अधिनियम में ये बात बोली गई, इसको हम लोग स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत हमारा आजाद होता है, तो तभी का ये हमारा लाया गया अधिनियम था अंग्रेजों के द्वारा। क्या बोला गया? 1947 के अधिनियम में, हमारे 1947 का जब अधिनियम होता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत भारत को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, अर्थात इंडिया और पाकिस्तान। अगर सर्वप्रथम भारत का डिवाइडेशन होता है तो 1947 अर्थात स्वतंत्रता अधिनियम के, मतलब इस अधिनियम के द्वारा किया गया, और यहीं से हमारा पहली बार भारत और पाकिस्तान की क्या होती है? स्थापना होती है। और इतना ही नहीं, जब ये स्थापना हो जाती है तो पूर्ण रूप से जो हमारे इंडिया को आजादी मिलती है वो यार 14 अगस्त रात में 12 बजे के पश्चात में हमारे भारत हमारा आजाद होता है। तभी से हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत मनाता है। कब से मनाया जाने लगा? 1947 के अधिनियम के पश्चात में। ठीक है, तो फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। मैं यार यही आशा करूंगा कि जो भी सारी चीजें हैं इस संवैधानिक विकास से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे अधिनियम, वो सारी तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यार जो भी सारा सिस्टम है एक बार पुनः देखिएगा वीडियो को, एंड उसके पश्चात फिर से पढ़िएगा। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, वहां से हम पुनः एक क्लास और अटेंड करेंगे जिसमें सारी परेशानियों का हल हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए अध्याय में, तब तक के लिए जय।